Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के अंदर आज एग्रीकल्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फूड सिक्योरिटी से। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? तो ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम लोग खाना सब तक पहुंचाते हैं, यानी कि फूड टू ऑल पीपल एट ऑल द टाइम। हर हर लोगों को हर समय पर अफोर्डेबल प्राइस पर, और इस तरीके से अपन को जब फूड अवेलेबिलिटी होगी तो हम उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी का काम क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन का। और उस पॉवर्टी एलिवेशन के या फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर है: एक्यूरेट या पर्टिकुलर क्वांटिटी सब तक अवेलेबल हो, प्राइस एंड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस एंड नाइस क्वालिटी, और न्यूट्रिशन फूड भी मिले। इसको बोलते हैं अपन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का अगर हम कंसर्न करें तो FAO यानी कि फूड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का, अमेरिका का, तो उसने क्या बोला? उसने डिसाइड किया कि 440 ग्राम पर पर्सन पर डे का फूड होना चाहिए। ठीक है, हर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 440 ग्राम का फूड उसको मिलना चाहिए। तो PDS जो है इंडिया के अंदर हैज़ बीन वन ऑफ द मीन्स टू अचीव द टारगेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। PDS के जरिए हम लोग क्या करते हैं? फूड सिक्योरिटी का टारगेट अचीव करते हैं। किसके कंटेक्स्ट में? इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो ये जो कंसेप्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंडिया के अंदर, वो इमर्ज हुआ था 1942 के अंदर, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिवाइज्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फूड का शॉर्टेज हुआ था, तब आज़ादी के पहले 1942 के अंदर पहली बार रिवाइज किया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया के अंदर। इस तरह का कुछ कंसेप्ट आया था। जो PDS है इंडिया के अंदर, वो मोर देन हाफ अ सेंचुरी पुराना है, बिकॉज ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, उससे भी पहले 1939 के अंदर बॉम्बे प्लान के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बॉम्बे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फूड ग्रेन्स का अर्बन कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो गया उसकी वजह से। ऑब्जेक्टिव क्या है PDS का? तो फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करना, उसके अलावा दूसरे जो एसेंशियल आइटम्स है जो डे टू डे लाइफ में चाहिए होता है, तो वो सब प्रोवाइड करना किसको? वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, रीजनेबल रेट के अंदर। हैविंग अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सीरियल्स। फिर जो ओपन मार्केट प्राइस है सीरियल्स की, उस पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए PDS अपन, या तो उसके मार्केट प्राइस से भी कम भाव में देने के लिए PDS होता है। फिर इक्विटी इंश्योर करने के लिए, यानी कि खाना हर किसी को इक्वल तरीके से मिले, यानी कि सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी का खाना सबको मिले, जो कि एक असेंशियल कमोडिटी है। तो ये कुछ बेसिक से ऑब्जेक्टिव है PDS के। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो फंक्शनिंग है PDS का, उसको एवेल्युएट किया गया। एज इन 1991 ग्रेट अचीवमेंट मिला था, और ये क्लेम किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन उसके बाद कुछ शॉर्टकमिंग अपन को दिखने लगी थी PDS के अंदर। उसके बाद 1992 के अंदर PDS को रिवाइज करके RPDS लेकर आए, यानी कि रिवैम्प्ड PDS, और इसको एप्लीकेबल किया गया मोस्ट बैकवर्ड एरियाज के अंदर। पहले के PDS में क्या था? बैकवर्ड एरिया में वो बेनिफिट नहीं पहुंचता था, जैसे कि ड्रॉट प्रॉन एरिया हुआ, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल डोमिनेटिंग हिल्स, या स्लम एरिया अर्बन रीजन का। अगेन इन 1997 TPDS को लाया गया, बिकॉज RPDS में भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि APL BPL वाले जो है उनको क्या कर दिया गया? अलग से 2 tier सिस्टम के अंदर डाल दिया। उसमें क्या होता था RPDS के अंदर की चोरियां वगैरह हो जाती, करप्शन हो जाता, तो वो सब रोकने के लिए यहाँ पर अपन ने APL एंड BPL को क्या किया? 2 tier सिस्टम में बांट दिया। जो फूड ग्रेन्स की प्राइस है APL के लिए, उसको रखी इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर, और जो BPL लोगों के लिए प्राइस रखी थी वो थी 20% लेसर देन इकोनॉमिक कॉस्ट। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कैसे निकाला जाता है? तो जो MSP खेडूतों को मिलती है,
वो प्लस जो बोनस, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो सरकार का लगता है वो ही ऐड किया जाता है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता। इन सब को जोड़कर जो प्राइस निकलती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। उसमें भी अगर 20% लेस कर दिया जाए तो बीपीएल को उस प्राइस में मिलेगा। और फूड सब्सिडी क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस इश्यू प्राइस, उसको बोलते हैं फूड सब्सिडी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। लेटर ऑन उसके बाद 3 टियर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। एपीएल एंड बीपीएल के अलावा एएवाई को भी इंट्रोड्यूस किया गया। एएवाई फैमिलीज यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। अप्रैल 1 2002 में 22 से इन फैमिली को 35 किलो का अनाज मिलने लगा हर महीने। ठीक है, जो अभी भी मिल रहा है। बट नाउ जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है पीडीएस का, वो इम्प्लीमेंट होता है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जरिए, इस कानून के जरिए। एएवाई क्या होता है? सो इन ऑर्डर टू मेक टीपीडीएस मोर फोकस, टीपीडीएस को ज़्यादा फोकस करने के लिए और जो टारगेटेड करने के लिए, किसको टारगेट करना है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर। अंत्योदय किसको बोला जाता है? गरीब में से भी गरीब कैटेगरी वाला। उन पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च किया गया दिसंबर 2000 के अंदर। उस समय पर 25 केजी का फूड ग्रेन्स मिलता था हर एक एलिजिबल फैमिली को सब्सिडाइज रेट पर। 2 रुपये किलो वीट, 3 रुपये किलो चावल और कोर्स ग्रेन 1 रुपया किलो। फिर इस क्वांटिटी को बढ़ाकर 25 से बढ़ाकर 35 केजी रख दिया गया। कब से? अप्रैल 2002 से। और जो टोटल कवरेज है अंत्योदय अन्न योजना का, उसको भी रेस कर दिया गया। 2.50 करोड़ अंत्योदय फैमिलीज को मिलता है, यानी कि बीपीएल का भी 38% एएवाई है। ठीक है, उन सबको मिलता है। अब पीडीएस काम कैसे करता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फूड ग्रेन्स को अवेलेबल करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन रेसिपेंट है, यानी कि किसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जो सेंटर है क्या करता है? सबसे पहले फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है फार्मर से फूड खरीदेगा एमएसपी पर, राइट, और फिर उसको प्रोक्योर करेगा, यानी कि स्टोर करेगा अपने गोडाउन के अंदर। फिर उसको बेचा जाता है स्टेट्स को, और स्टेट्स को किस भाव पर बेचा जाता है? इश्यू प्राइस के ऊपर, सेंट्रल इश्यू प्राइस से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन्स टू द गोडाउन इन ईच स्टेट। तो सेंटर क्या करता है? अपने गोडाउन में से हर स्टेट के गोडाउन तक जो माल है वो पहुंचाने का काम सेंटर का रहता है, यानी कि फार्मर से प्रोक्योर करके स्टेट के गोडाउन तक पहुंचाने का। फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनके गोडाउन में से फूड ग्रेन्स को हर एक फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकान तक पहुंचाना, जहां से बेनिफिशियरी जो है फूड ग्रेन्स खरीदते हैं लोअर सेंट्रल इश्यू प्राइस पर। बहुत सारे स्टेट्स उसके भी अंदर फर्दर सब्सिडी देते हैं ताकि उससे भी कम दाम पर लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई जो है वो नोडल एजेंसी है सेंटर की, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है फूड ग्रेन्स को स्टेट्स गोडाउन के अंदर, यानी कि एफसीआई के खुद के गोडाउन है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल के गोडाउन्स, राइट। फिर स्टेट लेवल मिनिस्ट्री जो है फूड की और सिविल सप्लाईज की, वो पूरा का पूरा इस सप्लाई नेटवर्क को कंट्रोल करता है। जो भी राशन शॉप का होता है, जैसे कि अथॉरिटीज़ का ध्यान रखना, और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होती है कि लाइसेंस एलोकेट करना प्राइवेट ट्रेडर को जो इन शॉप को चलाते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार क्या करता है? रेशन कार्ड को इंट्रोड्यूस करता है जो भी रेजिडेंट्स है वहाँ पर रहने वाले उन लोगों को। बट मोर रिसेंटली अभी टारगेटेड बेसिस पर कर दिया गया है, और क्वांटिटीज़ भी डिसाइड किया जाता है कि भाई किन कस्टमर्स को कितना देना है, यानी कि बीपीएल एपीएल को कितना देना है, वो सब भी यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। फिर प्राइजेस भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फर्दर डिटरमाइन हो सकती है सब्सिडी देकर, वो भी हमने देखा। अंडर पीडीएस स्कीम हर एक फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 35 किलो का वीट एंड राइस हर महीने मिलता है, वाइल जो हाउस होल्ड है पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाले उनको 15 किलो का फूड ग्रेन्स मिलता है मंथली बेस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस से हम देख लेते हैं। इन शॉर्ट, प्रोक्योर करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और बल्क एलोकेशन करना फूड ग्रेन्स का। एंड इन शॉर्ट स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना उसी अनाज को कंज्यूमर तक किस तरीके से? एक नेटवर्क के जरिए, किसकी? फेयर प्राइस शॉप के नेटवर्क के जरिए।
स्टेट क्या करेगा उसके अलावा? पूरा ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे कि एलोकेट करना और आइडेंटिफाई करना फैमिलीज को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहे, फिर रेशन कार्ड को इश्यू करना, सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना जो भी फेयर प्राइस शॉप है उसके फंक्शनिंग को। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो यहाँ पर प्रोक्योर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड बल्क एलोकेशन करेगा। फिर स्टेट क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेयर प्राइस शॉप के अंदर कंज्यूमर तक। क्लियर? अब कंस्ट्रेंट क्या है, कमियां क्या है फूड ये पीडीएस के अंदर? तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ग्रुप, जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी ग्रुप अपॉइंट किया था, उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो इंडिया का पीडीएस है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और मेन फाइंडिंग इन्होंने क्या निकाली कि जो इंडिया का पीडीएस है वो सबसे पुराना है और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के लिए बजटरी टर्म के अंदर, यानी कि बहुत भारी पैसा इसमें डाला जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। ऑल्दो जो फूड सिचुएशन है देश के अंदर अभी भी ड्रास्टिक चेंज इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पीडीएस जो है वो कंटिन्यूसली मोर और लेस अनचेंज्ड है। सीरियस रीजनल मिस टारगेटिंग भी हो रहा है पीडीएस के द्वारा, यानी कि जहाँ पर राइस की ज़रूरत है वहाँ पर राइस नहीं मिल रहा, जहाँ पर वीट की ज़रूरत है वहाँ पर वीट नहीं मिल रहा, यानी कि जो चीज़ जहाँ पर उग रही है वो वहाँ से कहीं और चली जाती है हाई कॉस्ट करने के लिए या तो कमाने के लिए एक्सपोर्ट हो जाती है। उसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है पीडीएस का, और जो वेलफेयर गेन है वो इतना सेटिस्फैक्टरीली नहीं मिल रहा। तो सजेशन क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं कि इन सबको कम कैसे किया जा सकता है? तो पीडीएस शुड बी डिस्पेंड बेंडेड, गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी फेस्ड आउट, यानी कि एक सजेशन क्या है कि सरकार का जो कंट्रोल है उसको हटाकर पीडीएस वगैरह को ख़त्म करना चाहिए और कुछ नया एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम लाना चाहिए। दूसरे ड्रॉबैक क्या है? लीकेज रेशियो काफ़ी हाई है, यानी कि चोरियाँ काफ़ी होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जो अनाज आता है सरकार की ओर से वो अच्छी क्वालिटी का अनाज मार्केट में बेच देते हैं और बाजार में से लो क्वालिटी का सस्ते दाम पर खरीद कर लोगों के अंदर फिर फेयर प्राइस शॉप में बांटता है, यानी कि वो डबल मुनाफा कमाता है। और कभी कभी तो वो खुद ही अनाज खा जाता है और बोलते हैं कि ऊपर से ही नहीं आया। लार्ज वेरिएशन ऑन स्टेट लेवल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी, इसका जो लार्ज वेरिएशन है वो स्टेट लेवल पर है क्योंकि डिपेंडेंसी जो है पीडीएस के ऊपर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा है। राशन कार्ड उनको ही मिलता है जिनका प्रॉपर घर है या तो एड्रेस है, तो जो लैंडलेस पुअर्स है उनको यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं मिल रही। फिर न्यूट्रिएंट से कोई लिंकेजेस नहीं है बिकॉज लोएस्ट क्वालिटी का अनाज यहाँ पर इनको मिलता है तो न्यूट्रिशन तो होगा नहीं। उसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जो भी बेनिफिशियरी है उनमें अवेयरनेस नहीं है। आजकल तो चलो लीकेजेस कम हो गया क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी वाली चीज़ आ गई है, यानी कि इनका जो भी सब्सिडीज़ है जो लोगों को मिलना होता है वो उनके बैंक अकाउंट में जाता है और फिर वो अनाज इकोनॉमिक कॉस्ट्स पे खरीदते हैं, राइट। तो जितने भी बेनिफिट्स लोगों को मिल रहा है वो भी डीबीटी हो गया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए उनके बैंक अकाउंट में ही एंट्री पड़ती है। लॉन्ग टर्म चैलेंज क्या है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अंदर? तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है फूड सिक्योरिटी को लेकर। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो खाने की अवेलेबिलिटी है वो कम हो सकती है। फिर जो कल्टीवेशन है बायोफ्यूल का, मेडिसिनल प्लांट का, वो बढ़ जाने की वजह से जो खाने पीने वाले क्रॉप्स है वो ज़्यादा नहीं उगाते। फिर जो वाटर की डिमांड सप्लाई है वो काफ़ी मिसमैच हो चुकी है। और फिर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बढ़ने से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस पर क्या हो जाता है, केमिकल्स वगैरह जमा हो जाता है सॉइल के अंदर और लैंड के अंदर। फिर प्रॉपर प्राइस मैकेनिज्म नहीं है भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। जो अर्बन एनक्रोचमेंट हो रहा है लैंड का, यानी कि अर्बन के आसपास के जो खेत है उसको भी लेकर हाईवे वगैरह बना दिया जाता है और शहर के अंदर ले लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा और फिर अगेन डिमांड सप्लाई पर असर पड़ेगा। जो इमर्जिंग ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पर इंडियन फार्मर्स, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, नया नया प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकर आ रही है, तो उसके सामने इंडियन फार्मर्स टिक नहीं पाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी के। तो फूड सिक्योरिटी में देख लो, एक तो अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अवेलेबिलिटी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वाटर सॉइल मैनेजमेंट एंड ट्रेड एंड स्टॉक पाइलिंग। एक्सेस के लिए ट्रांसपोर्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, अफोर्डेबिलिटी, परचेसिंग पावर, ये सब चाहिए।
यूटिलाइजेशन के लिए अच्छा हेल्थ इंडिकेटर, न्यूट्रिशियस फूड, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के अंदर देख लो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया 68th पोजीशन पर है ग्लोबली। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो 109 देश के अंदर से। हिस्ट्री की बात करते हैं तो यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी का ये आइडिया है फूड सिक्योरिटी को लेकर, और इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में दिसंबर 2011 में। कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, जिसका नाम है मॉडिफाइड बिल एक, जो कमिटेड है सरकार वो किसके लिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द प्रायोरिटी एंड जनरल हाउस होल्ड, और 5 किलो का फूड ग्रेन्स हर महीने हर पर्सन को मिलना चाहिए। किस खर्चे पर मिलना चाहिए? 3 रुपये किलो राइस, 2 रुपये किलो वीट और 1 रुपये किलो कोर्स ग्रेन। किसको बेनिफिट मिलेगा? तो 75% रूरल के पॉपुलेशन के गरीब, रूरल के गरीब को, और 50% अर्बन के गरीब को। 1.2 बिलियन लोग जो है अभी भी गरीबी के अंदर रहते हैं इंडिया में। प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी का 3 साल का? तो 62,044 टोटल सेल है ग्रेन का, जिसमें से 4,50,000 तो अपन सब्सिडी देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया 68th के रैंक में है, यानी कि देखो सबसे ज़्यादा हंगर यहाँ पर है। फिर चाइना और ये सब जो ब्रिक्स देश है वो नीचे है। गवर्नमेंट की कितनी स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है हेल्थ पर, तो ये सबसे लोवेस्ट है 2015 तक। उसके बाद अपन ने थोड़ा बहुत बढ़ाया है, लेकिन अभी भी हम लोग ब्रिस्क कंट्री से काफ़ी नीचे हैं। तो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया अपन ने, फिर उसका सिक्योरिटी किया। तो अब बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज यहीं से फार्मर्स की इनकम होती है। इसमें सारी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है, फ्रॉम फार्म टू द एंड यूज़र के बीच में जो भी एक्टिविटी आती है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आ जाती है। जैसे कि क्रॉप को स्टैंडर्डाइज करना, ग्रुपिंग करना, पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट करना। ये सब एजेंसी है वो एग्रीकल्चर मार्केट के लिए इन्वॉल्व रहती है या तो काम करती है। पहला है नाफेड, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ट्राइबल्स लोगों के लिए या ट्राइबल के जो भी आउटपुट होता है, ठीक है, वो जो लोकल काम करके वो बनाते हैं उसको बेचने के लिए ट्राइफेड काम करता है। एपीएमसी यानी कि हमारी मंडी जहाँ पर सब्जी और फ्रूट्स बिकते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। और एग मार्क होता है एक क्वालिटी मार्क फूड प्रोडक्ट के ऊपर, आपने एप्पल वगैरह के ऊपर देखा होगा। अब एग्रीकल्चर मार्केट का कंस्ट्रेंट क्या है भारत में? तो जो इंटरमीडियरीज है बिटवीन द फार्मर एंड कंज्यूमर, ये एक प्रॉब्लम है। फार्मर और कस्टमर्स के बीच में जो ट्रेडर्स वगैरह है वो पैसा कमा लेते हैं, यानी कि ये फार्मर से सस्ते दाम पर खरीदते हैं, एकदम वेरी चीप क्वालिटी पर, चीप रेट पर। फिर कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते वो 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, यानी कि 10 रुपये किलो खरीद कर 50-60 रुपये किलो में बेचते हैं ये लोग। फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है और कॉपरेशन नहीं है सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एजेंसीज के साथ साथ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं है। फार्मर्स क्या करता है, उनके आसपास अगर एपीएमसी मंडी नहीं है, कायदेसर 5 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए, तो अगर ना होने की वजह से क्या, इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फैसिलिटी ना होने की वजह से क्रॉप डैमेज या तो ख़राब होने का डर रहता है। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रेस सेल करते हैं, यानी कि जो भाव मिले अपने गाँव में ही किसी दलाल को बेच देते हैं। फिर इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो फ्लक्चुएशन प्राइसेस के है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, वो पता नहीं चलता फार्मर्स को। रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं रहता फार्मर्स को प्रोडक्शन एंड प्राइस को लेकर। जो मंडी और मार्केट है वो काफ़ी दूर सिचुएटेड है प्रोडक्शन सेंटर की लोकेशन से। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है जिसमें से काफ़ी कुछ हमने काम किया और कुछ काम चल रहा है, यानी कि फार्म बिल जो है उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस डाले गए हैं किस तरह से इन सबको इम्प्रूव किया जाए। फिर मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में। अब क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर तो सिर्फ एक मॉडल एक्ट बना सकता है, उस मॉडल एक्ट के हिसाब से स्टेट की सरकार को काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो स्टेट है उनको सेवरल मार्केट एरिया के अंदर डिवाइड कर दो, और हर एक के अंदर
एक खुद का एपीएमसी होना चाहिए, ठीक है, विच इम्पोज इट्स ओन मार्केटिंग रेगुलेशन, जो अपनी खुद की मार्केटिंग रेगुलेशन इम्पोज करेगा इंक्लूडिंग फीस। उसके अलावा जो लीगल पर्सन, ग्रोवर या लोकल अथॉरिटी है, उनको भी परमिशन दे दो कि वो अपना खुद का एक न्यू मार्केट बना सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कोई भी एरिया में। कोई भी कंपल्सन नहीं होगा कि भाई ग्रोवर को सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग एपीएमसी के अंदर जाकर ही माल बेचना है। सेपरेट प्रोविजन बनाया गया है नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल मार्केट का। कोई भी मार्केट एरिया के अंदर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए आप कमोडिटीज़ के लिए आप बना सकते हो, जैसे कि ये सिर्फ आम की मंडी या इस तरीके से। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रोविजन डाला गया है, जिसमें फार्मर्स को बोला गया कि आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो विदाउट एपीएमसी, किसी कंपनी के साथ टाई अप करके, कॉन्ट्रैक्ट करके और आपके प्रोड्यूसर्स को। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, तो ये जो फीस है वो सेल आप करते हो एग्रीकल्चर कमोडिटी का किसी भी मार्केट एरिया में, तो वो जो फीस लगती है वो एक ही जगह पर सारी फीस दे दी जाए। फिर प्रोविजन मेड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्राइवेट मार्केट या कंज्यूमर मार्केट या मार्केट के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स का एक प्रोविजन बनाया गया। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का भी प्रावधान डाला गया है। तो जो भी रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है या तो अर्न किया जाता है एपीएमसी के द्वारा, उसी को यूज करके। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम की। तो जो मोटिवेशन है यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म का कि ऑल इंडिया वन मंडी, तो वो हमने कहाँ से सीखा? राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज REMS। ये इनिशिएटिव है कर्नाटक का सरकार का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, इसके साथ साथ नेशनल ई मार्केट लिमिटेड का। पहले इसका नाम था नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX स्पॉट एक्सचेंज। इन दोनों के मिलकर REMS बनाया था कर्नाटका के अंदर। तो नाम भी उसी का ही एक वर्जन है। एनुअल बजट 2014-15 के अंदर पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की यहाँ पर बात हुई थी, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी है या तो दूसरे मार्केट यार्ड जो है, उनको यूनिफाइड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। क्या फीचर आएगा? तो ये नाम जो है एक वर्चुअल मार्केट है, बट इसका जो फिजिकल मार्केट भी अवेलेबल है बैक एंड के अंदर, यानी कि जो फिजिकल मार्केट में होता है वैसे ही वर्चुअल मार्केट में काम होता रहेगा। ये क्या करता है? एक यूनिफाइड मार्केट को क्रिएट करता है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, जहाँ पर स्टेट और नेशनल लेवल के दोनों ही ट्रेडर्स शामिल रहेंगे और यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करेंगे। ये सिंगल विंडो सर्विस को प्रोवाइड करता है सारी एपीएमसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज के लिए। वाइल द मटेरियल फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंटिन्यूज, जब मटेरियल फ्लो एग्रीकल्चर का कंटिन्यूज रहेगा तो ऑनलाइन जो मार्केट है वो रिड्यूस करेगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को। यानी कि इन शॉर्ट नाम क्या कर रहा है? एपीएमसी को ऑनलाइन ला रहा है। अब बंदा या तो जो खेडूत है वो ई नाम पर देख सकता है कहाँ पर इसको अपने प्रोड्यूस का भाव ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पर जाके फिर बेच सकता है। ठीक है, अब बारी आती है फूड प्रोसेसिंग की। तो जो खाना उगता है उसको प्रोसेस करके इंडस्ट्री में सॉस, केचप या तो वॉट एवर FMCG कंपनी बनाती है, चिप्स वगैरह, वो बनता है, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में से अब आ गए सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो ये एक वैल्यू एडिशन करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिटेबल, ड्यूरेबल और मार्केटेबल प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। सिग्निफिकेंस क्या है फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग का? कि ये सबसे पहले तो फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करेगा, वेस्टेजेस कम से कम होगा, फिर ट्विन नेशनल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे। एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सबका ग्रोथ होगा, और फूड सिक्योरिटी का भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। उसके अलावा जो फूड है उसमें वैल्यू एडिशन होती है ताकि ज़्यादा कमाई हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन सारी कंपनियों के अंदर। और भी कई सारे आपको सिग्निफिकेंस होंगे जो आप लिख सकते हैं जैसे जैसे आपको पता चले। इंपॉर्टेंट मेजर क्या है फूड प्रोसेसिंग का? तो इंपॉर्टेंट मेजर एडॉप्ट किया गया था 11th एंड 12th 5-year प्लान के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि कोल्ड चेन का स्कीम लॉन्च करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेंगे। उसके अलावा बोला गया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एबाइटोर करेंगे, यानी कि जो कत्ल खाना है उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसकी स्कीम लॉन्च की गई। फिर मेगा फूड पार्क्स बनाने की बात भी हुई थी। 12th 5-year प्लान के अंदर
जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था वो था नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग को लॉन्च करना। क्या होता है ये? तो देखो, मेगा फूड पार्क पहले क्या होता है वो जान लो। तो ये फूड पार्क है सीपीसी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ तक माल कैसे पहुँचता है और आगे क्या होता है? तो देखो, फार्मर का ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या तो इंडिविजुअल फार्मर्स, उन सबका प्रोड्यूस जाएगा सबसे पहले पीपीसी के पास, जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर। ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, सॉर्टिंग, वैक्सिंग, पैकेजिंग एंड टेम्पररी स्टोरेज। वहाँ से माल जाता है या तो प्रोड्यूस जाता है सीपीसी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जहाँ पर पल्पिंग, एसेटिक पैकेजिंग, सीए चैम्बर, क्वालिटी चेक, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब होता है। यहाँ से प्रोड्यूस जाएगा फ्रेश प्रोडक्ट एज अ फ्रेश प्रोडक्ट, कि सपोज एप्पल आया तो एप्पल को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या फिनिशिंग देकर एप्पल्स के तौर पे ही बाहर बेचना एक ब्रांड नेम के साथ या एक मार्क के साथ। या तो फर्दर वो वैल्यू ऐड होगी उसके अंदर, फिर डोमेस्टिक सेल या एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टर कोई होगा वो भी इसको ले जा सकता है। यानी कि और सपोज टमाटर आ रहा है, एप्पल आ रहा है, या तो उसका एप्पल का विनेगर बना दिया या टमाटर का केचप बना दिया। तो उस तरीके से ये फूड पार्क स्कीम काम करती है। अगेन दूसरे फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर देख लो, तो कल्टीवेशन होगा, प्री हार्वेस्ट एक्टिविटी होगी, फिर हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि जो अनाज है उसको निकाला जाएगा, फिर वॉशिंग किया जाएगा और उसको सॉर्टिंग किया जाएगा अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, फिर उसको ग्रेडिंग दिया जाएगा, फिर पैकेजिंग होगी, प्री कूल होगा, अगेन स्टोरेज में रखा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज के अंदर वापस रखा जाएगा, और यहाँ से कोल्ड स्टोरेज के अंदर से जाकर ये ऑक्शन और ट्रांसपोर्ट और रिटेल स्टोर तक भी जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी जा सकता है। तो ये एक पूरा का पूरा है वैल्यू चेन। मेन प्रोग्राम एंड स्कीम की बात करें जो नेशनल मेगा फूड पार्क के अंदर आती है, तो है स्कीम ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है और मॉडर्नाइज करना है और एक्सपेंड करना है हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। उसके अलावा कोल्ड चेन फैसिलिटी को सपोर्ट करना है नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए। स्कीम फॉर क्रिएटिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, पीपीसी बनाने के लिए स्कीम और कलेक्शन सेंटर रूरल के एरिया के अंदर बनाने की ये स्कीम है। उसके अलावा कतल खाने को मॉडर्नाइज करना है, मीट शॉप को मॉडर्नाइज करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है ताकि लोग इस चीज़ के लिए जागरूक और काम कर सकें। फिर प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए और जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड है उसको भी अपग्रेड करने की यहाँ पर बात हुई, यानी कि जो स्ट्रीट के अंदर जो फूड मिल रहा है वो हाई क्वालिटी हो, उसमें कुछ नुकसान ना हो, हाइजीन मेंटेन रहे, तो वो सब भी इसमें डाला गया। अब गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें क्या किया गया, जितने भी स्ट्रीट फूड वाले उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उनको क्वालिटी फूड बनाना पड़ेगा और बार बार इनका फूड चेक होगा, यानी कि हर 3 घंटे में कि इसकी फ्रेशनेस कैसी है। तो ये सब कदम उठाएंगे तो जो पब्लिक है वो हेल्दी रहेगी, भले ही वो बाहर का स्ट्रीट फूड खा रही है फिर भी। अब बात करते हैं FSSAI मार्क की जो 2006 में है। कई सारे सेंट्रल एक्ट थे जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, ऑयल वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर्स। तो इन सभी एक्ट को रिपील करके एक के अंदर डाल दिया जिसको बोला जाता है FSSAI एक्ट 2006। एम क्या है इसका कि एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है सभी मैटर को लेकर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई है, एंड बाय मूविंग फ्रॉम मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंट से अपन को कहाँ आना है, सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल तक या कमांड तक। इस एक्ट के अंदर जो इंटरनेशनल पैरामीटर है कोडेक्स स्टैंडर्ड का, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड्स है वो किसने बनाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने और उसके साथ WHO ने मिलकर, ताकि हेल्थ की जो कंज्यूमर की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो फेयर प्रैक्टिस है ट्रेड के अंदर फूड के वो एंश्योर हो। FPI का कंस्ट्रेन क्या है, तो जो प्रोसेसिंग लेवल है वो काफ़ी लो है, वेस्टेजेस काफ़ी हाई है भारत में, और इसकी वजह से क्या होगा, नेशनल वेस्टेज होगा। जो वैल्यू एडिशन है रॉ मटेरियल की वो सिर्फ 1% है,
इंडिया के अंदर, जबकि चाइना में 23% है, फिलीपींस में 45 और मोर देन 100% है यूके के अंदर वैल्यू एडिशन की रॉ प्रोडक्ट की जो खेत से आता है। स्मॉल स्केल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 75% है टोटल इंडस्ट्री का, तो उनके नॉलेज के एक्सेस के बिना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बिना, मार्केट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डिफरेंशियल बिटवीन फार्मर रियलाइजेशन एंड फाइनल कंज्यूमर प्राइस इज हाई। तो जो फार्मर का रियलाइजेशन है और फाइनल जो प्राइस हम लोग पे करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है गैप। जैसे कि फार्मर सस्ते में बेचता है, फिर आगे ट्रेडर क्या करता है, अपन को महंगे में बेचता है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एंड वाइड एग्जिस्टेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जो लिंकेजेस है विद फार्मर्स एंड इंडस्ट्री वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल फ्लो लैक हुआ। वास्ट डोमेस्टिक साइज होने के बावजूद भी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग मार्केटेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। इंडियन ब्रांड अभी भी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बनी है, ऐसी कई सारी है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं होना, नॉट ओनली प्रोसेसिंग बट ट्रांसपोर्टेशन पार्ट के अंदर भी, एयरपोर्ट, स्टोरेज, हैंडलिंग, ये सब वीक है इंडिया में। वेरियस स्कीम्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर स्कीम्स की और फार्मर वेलफेयर की। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पाम्स, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर NCIP यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सेक्रेटेरिएट इकोनॉमिक सर्विसेज, स्टेट प्लान सर्विसेज यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैसी कई सारी स्कीम्स हैं। फिर एक न्यूज़ में ये भी आया था कि मोदी जो है वो स्टार्टअप, PM हमारे मोदी जी है, जो माननीय मोदी जी, वो एक स्टार्टअप एग्री इंडिया शुरू करने वाले हैं टू सपोर्ट टेक एग्री स्टार्टअप। जो टेक एग्रीकल्चर वाले स्टार्टअप्स हैं उनके लिए स्टार्टअप एग्री इंडिया लॉन्च किया। भारत सरकार की, केंद्र सरकार की कौन कौन सी स्कीम है मौजूदा, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ENAM, इंडिया इमर्जिंग कैंपेन थ्रू विलेज इमरजेंस, जैसे कि विलेज का इमर्ज कैसे होता है, तो माई विलेज माई प्राइड जैसी ऐप या प्रोग्राम है, नीम कोटेड यूरिया है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है और PM किसान योजना भी मौजूद है। इन सभी स्कीम के बारे में जब भी आपको न्यूज़ के अंदर आता है तो उसको सर्च करके आपकी बुक के अंदर जो है फाइंड करके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तो अभी सिर्फ लिस्ट डाली है, तो जो भी एक साल के करंट अफेयर्स के अंदर या 1 या 2 साल के अंदर जो स्कीम आती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? मोदी सरकार की इनिशिएटिव क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर लॉन्च हुआ। फार्मर को कंपनसेट करने के लिए अगर कोई भी क्रॉप यील्ड में नुकसान हुआ तो ENAM पोर्टल क्या करता है, फार्मर्स को बायर के साथ कनेक्ट करता है ऑनलाइन ट्रेडिंग कमोडिटीज के लिए। ई-रकम पोर्टल 2017, इसकी वजह से जो फार्मर है वो अपना एग्रीकल्चर यील्ड ऑनलाइन बेच सकता है। एग्री उड़ान 2017, ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। मोदी सरकार ने नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट भी फॉर्मेट के अंदर लॉन्च किया था। फिर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया, जिसकी वजह से डेयरी प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और एफिशिएंट किया गया। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप, ये ऐप रूरल सिटीजन को अलाउ करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पाए, और जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम है पंचायत लेवल पर वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है उसको देखा जा सके। भारत नेट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत काम करता है, जिसका एम क्या है, हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क सब तक पहुंचाना और 1 लाख विलेज को कनेक्ट करना इंटरनेट से। फिर आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्व करना और प्रोपेगेट करना जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, देसी गाय, उनको ऑर्गेनाइज करके साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से, मैनर से कंजर्व करें और प्रोपेगेट करें। फिर लोन वेवर जैसे स्कीम यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। फिर संपदा स्कीम, ये क्या करता है, वैल्यू एडिशन लाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, यानी कि फूड पार्क जैसे।
लेटेस्ट इन WTO समिट, इंडियन गवर्नमेंट ने अपोज किया था ट्रेड डिस्टॉर्शन का फार्म सब्सिडी को लेकर, और एड्रेस और साथ क्यों किया, टू एड्रेस प्रिवेलिंग इम्बैलेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट। तो जो AO है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO का, तो उसके अंदर काफ़ी इम्बैलेंसेस है, इसीलिए जो सरकार है भारत की वो अपोज कर रही है ट्रेड डिस्टॉर्शन फार्म सब्सिडी। जो फार्म सब्सिडी को ख़त्म करने की बात हो रही है उसको अपोज कर रही है भारत डेवलपिंग कंट्री के साथ मिलकर डेवलप कंट्री के खिलाफ। उसके अलावा जनधन योजना, ई शक्ति इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, मनरेगा, ये सब फार्मर को हेल्प करता है किसी न किसी तरीके से। इन सब एफर्ट के बावजूद भी जो गुड मॉनसून है लास्ट ईयर, वो 12,000 मतलब मॉनसून की वजह से 12,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया था। हर साल ऐसा करते हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वेस्टर्न और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया यानी कि NWDP-RA। तो अब तक तो देखा मोदी सरकार की स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम। गुजरात सरकार के अंदर क्या क्या स्कीम है तो ये आप देख सकते हो, नर्मदा, कल्पसर, सुजलम सुफलम, ये सब तो जो GPSC के अंदर काम आएगी। उसके अलावा गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी है गुजरात सरकार की, जो स्कीम इम्प्लीमेंट करती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जितनी भी है उन सबको। क्लियर। इंडिया के अंदर क्रॉप्स की बात करते हैं तो कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, फूड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, जैसे कि स्पाइसेस, टोबैको, कॉटन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। प्लांटेशन क्रॉप जिसको प्लांट किया जाता है और पीते खाते हैं स्नैक्स के साथ और या तो मॉर्निंग इवनिंग में, तो वो है रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, टी। फूड क्रॉप्स यानी कि जो अपन स्टेपल फूड है अपना डे टू डे लाइफ में, जैसे कि चावल, गेहूँ, मेज, पल्स एंड मिलेट्स। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इस टेबल के अंदर खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप के बारे में बताया गया है। वेराइटीज़ कौन कौन सी है, सॉइल कौन सी यूज़ होती है और कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। राइस एक खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप दोनों है। अमन, साली, अफगानी, ओसो और बोरो, और इसके भी ज़्यादा कई सारे वेराइटीज़ हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल यहाँ पर चाहिए। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसाम में ये उगता है। वीट राबी क्रॉप है। कल्याण, सोना, हीरा एंड सोनालिका वेराइटी है वीट की। सैंडी लोम एंड क्ले लोम में उगता है, सॉइल उसके टाइप पर। यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर वीट उगता है। कॉटन खरीफ क्रॉप है, यानी कि शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल वेराइटी। इसके अंदर ब्लैक सॉइल चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, हरियाणा, MP, कर्नाटक और पंजाब में उगता है। जूट यानी कि जायद क्रॉप, तोसा जूट और वाइट जूट है। सैंडी एंड क्लेई लोम चाहिए। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, आंध्र एंड यूपी में उगता है। शुगर केन खरीफ एंड राबी क्रॉप है। क्ले लोमी एंड रेड लोमी सॉइल चाहिए। यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब में उगती है। टी, लोमी सॉइल एसिडिक चाहिए इन नेचर के अंदर, और जो रिच है ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर, मेघालय, केरला, हिमाचल, तमिलनाडु और कर्नाटका में उगती है। फिर कॉफ़ी के अंदर अरेबिका एंड रोबस्टा, वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लोम है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तमिल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड, ये सब स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो खरीफ क्रॉप बेसिकली होता क्या है, तो ये समर क्रॉप है और मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है भारत में। खरीफ क्रॉप यूजुअली उगाया जाता है पहली रेन के अंदर, यानी कि जुलाई के अंदर, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब। मेजर खरीफ क्रॉप इंडिया के अंदर कौन से, तो मिलेट यानी कि बाजरा, ज्वार, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, टर्मरिक, पैडी यानी कि राइस, मेज, मूंग, ग्राउंडनट एंड रेड चिलीज और भी कई सारे। राबी क्रॉप यानी कि जो उसका हार्वेस्ट है या तो स्प्रिंग हार्वेस्ट बोलते हैं या तो विंटर क्रॉप इसको बोला जाता है। अक्टूबर में इसको डाला जाता है और मार्च अप्रैल में हर साल इसको निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, पीज, ये सब उसके क्रॉप्स हैं।
जायद क्रॉप्स जो है इज ग्रोन इन मोस्ट सम पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग मार्च टू जून, मार्च से जून के बीच में कुछ देशों के हिस्से में ये उगता है, जैसे कि मस्क मेलन, वाटरमेलन, वेजिटेबल, क्यूबोर्निटेस वेजिटेबल फैमिली के वेजिटेबल जैसे कि बिटर गार्ड, पम्पकिन, रिजेड गार्ड्स एटसेट्रा। टी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ब्लैक टी का इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया। टी 16 देश में ग्रो होती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला 95% का जो टोटल टी प्रोडक्शन को शेयर करती है। कॉफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट उसको चाहिए और टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री तक का होना चाहिए। इट इज़ जनरली ग्रोड अंडर द शेडी ट्री, शेडी ट्री के अंदर में ग्रो होता है अंडर में। स्ट्रॉन्ग सनशाइन, हाई टेम्परेचर 30 से ऊपर, या तो फ्रॉस्ट या तो स्नोफॉल होती है, वो हार्मफुल रहता है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ड्राई वेदर इज़ वेरी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिपनिंग द बेरीज, जब बेरी पक जाती है तब ड्राई सीजन का होना ज़रूरी है। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर फेवरेबल है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। वेल ड्रेन्ड रिच फ्राइबल लोमी सॉइल जो है विथ ह्यूमस मिनरल्स वो आइडियल है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। कॉफ़ी ऑल्सो नीड चीप एंड स्किल्ड लेबर। जो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से इंडिया में? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देख लिया? फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर मार्केट और उसके बाद क्रॉप्स वगैरह अपन ने देख लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू NFSA प्रोविजन इज और आर करेक्ट? तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, स्टेट एंड यूटी करेगा। एल्डेस्ट वुमन जो भी होगी हाउस की 18 साल या उससे उम्र, ठीक है, जो हेड होगी हाउस होल्ड की उसको रेशन कार्ड मिलेगा उसके नाम से। पेनल्टी होगी पब्लिक सर्वेंट को अगर कंप्लाई नहीं किया, फेल हो गए रिकमेंडेशन को या रिलीफ रिकमेंडेशन अगर पहुंचा नहीं पाए, स्टेट फूड कमीशन ने बोला उस तरीके का। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आंसर मिल ही गया है, 1 और 2 इसका आंसर है। किसने अनाउंस किया था फूड सिक्योरिटी एक्ट को? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली। 5 सेकंड आपको मिलता है। प्रणब मुखर्जी। लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर कौन है इंडिया के अंदर? कोरोमंडल, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। 5 सेकंड आपको मिलता है। क्या आंसर है? इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। खरीफ क्रॉप कौन कौन से इसमें से? वीट, मस्टर्ड, मेज या नन ऑफ द अबव? मेज खरीफ क्रॉप है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।